हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ये शुरू से शुरू करेंगे और अब सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हमें देखना है हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब। देखो, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। उनमें कोई तीसरा अलग कंपाउंड नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। ठीक है? जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो प्योरली एनसीईआरटी सीक्वेंस रहेगा। कहीं भी एक भी लाइन इधर उधर नहीं होगी, एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी। ठीक है? एलपीजी की फुल फॉर्म आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोगों को पता है, जो घर में यूज होती है एलपीजी वही वाली है ये। ठीक है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, इसका मेन कंटेंट ब्यूटेन होता है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इनसे, जिससे कि अगर कहीं आ जाए कोई लाइन तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना? तो है पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखो, जो आपका प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है? वहां पे एग्जांपल दिया है प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल में। तो ये हो गया वहां से। पेट्रोल, डीजल और ऑयल, ये तीनों आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिलेंगे। किससे? पेट्रोलियम से, यानी क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? नेक्स्ट है आपका कोल गैस। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये वर्ड आपको याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है? ये वाला डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल गैस आपकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ऑब्टेन होती है। ठीक है ना? ये भी एक तरीके डिस्टिलेशन का मेथड है ये एक। ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीइथीन। ठीक है ना? ये इथीन का पॉलीमर होता है। पॉलीप्रोपीन, ये प्रोपीन का पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन का पॉलीमर है। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे आपके पॉलीमर इससे मिलते हैं हाइड्रोकार्बन से। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डाई मैन्युफैक्चर, डाई बनाने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन की जरूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग मटेरियल एज यूज होते हैं। ठीक है ना? अब आ जाओ नीचे, है ना? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बेस पे हमने हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया है। ठीक है? तो तीन तरीके के हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया आपका एल्केन, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको मिले। ठीक है ना? वो हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जहां कार्बन कार्बन के बीच में आपको मल्टीपल बॉन्ड मिले, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है? जैसे कि एल्कीन और एल्काइन, ये हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वो हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक हो, जिनमें एक स्मेल होती है, एरोमा, फ्रेग्रेंस, जैसे आपका बेंजीन हो गया। ठीक है ना? ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है ना? ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है ना? तो जितने भी ऐसे कंपाउंड होते हैं ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएंगे आपके। ठीक है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन का पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एल्केन का,
उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्केन जो वर्ड है वो आया है पैराफिन से। पैराफिन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल एफिनिटी, है ना। यानी एल्केन ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं जो कंपैरेटिवली इनर्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन, है ना। यानी ये किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ में कम रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। तो इसको अब देखो यहाँ पे पैराफिन्स क्यों बोला गया है, तो उसका आगे रीजन दिया है ये आपका सेक्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है ना। बिकॉज अंडर नॉर्मल कंडीशन दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट ना, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज आप समझो कि यहाँ नॉर्मल कंडीशन लिखा हुआ है, अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन कर दोगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वहां पे एल्केन्स भी आपको रिएक्ट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का ये आपको याद रखना है, ये जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2, ठीक। अब नीचे दिया गया है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, एल्केन की प्रिपरेशन रिएक्शन। सबसे पहली है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें एल्केन बनाना है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से हमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है ना। ये हो गया। सेकंड आपकी नेम रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन, थर्ड है फिटिक रिएक्शन, फोर्थ है वुड फिटिक रिएक्शन, और फिफ्थ है आपका फ्रैंकलिन रिएजेंट से रिएक्शन, थर्ड है कोरेहाउस सिंथेसिस, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, और आपका उसके बाद ये हो गया आपके रिडक्शन मेथड। रिडक्शन से आप एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे हैं आपके रिडक्शन मेथड, इनसे एल्केन कैसे बनाएंगे। उसके बाद 12 नंबर पे आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप कैसे एल्केन बनाएंगे, और चौथा मेटल कार्बाइड से कैसे आप एल्केन बनाएंगे। ये आपका मेनली आप IOC में पढ़ते हैं इसको, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये आपका है सबस्ट्रेट, ठीक है ना, ये वाला आपका सबस्ट्रेट हो गया। अब ये देखोगे आप कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, और आप देखोगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वहां पे सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की जगह क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि इस रिएक्शन में इस डबल बॉन्ड की जगह पे हम दो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो अब देखो ये रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ dihydrogen gas to alkenes and alkynes in the presence of finely divided catalyst such as, ये कैटलिस्ट आपको अच्छे से याद रखने, PTPD, और यहाँ पे Ni भी आता है, ठीक है ना, निकल। ये हो गया। ओके, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच आर फाइनली डिवाइडेड, इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक PTPDNi इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अब बात आती है कि कैटलिस्ट आप कौन कौन से यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नीचे देखो मैंने कैटलिस्ट भी मेंशन कर रखा है। PTPD फाइनली डिवाइडेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर, यानी अगर आपको रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करानी है तो आपको PT और PD में से कोई भी कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप निकिल लेते हो, निकल अगर आप लेते हो तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर आपको देना पड़ेगा। बट अगर आपको रूम टेम्परेचर पर ही निकल के साथ में रिएक्शन करानी पड़ी तो आपको रेने निकल लेना पड़ेगा। रेने निकल क्या है? ये होता तो निकल ही है, बट इसमें क्या है, मान लो ये निकल क्रिस्टल है, तो इसमें निकल क्रिस्टल पे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे फपकोले से होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे से इस पे, जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जो कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे बहुत सारे इस पे छोटे छोटे से फपकोले से हो जाते हैं इस पे। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी आपका वर्क करता है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, इस प्रोसेस के ऊपर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये पेन और गड़बड़ हो गया तो मुझे, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। क्वेश्चन अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको लेना है एल्कीन या एल्काइन में से आपको कुछ भी ले लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सबसे सिंपल हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे, दैट इज इथीन। ये आपका हो गया इथीन, ठीक है। इसमें हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड पीटी। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 और ये इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, CH2 और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। इस बार हम ले रहे हैं प्रोपीन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे होगा CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, इस बार हम ले रहे हैं Ni एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? प्रोपेन मिल जाएगा, ये आपको प्रोपेन मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऐसे ही। अभी यहाँ पे हम एक ले ले रहे हैं आपका एल्काइन, ठीक है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या? प्रोपाइन ले लिया हमने यहाँ पे, CH, ये ले लिया आपका प्रोपाइन, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया रेने निकल, तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन आप बैलेंस खुद कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड के लिए दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 4, ठीक है। दो दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ये है प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Pt Pd Ni। तो यहाँ पे सिंपली इस डबल बॉन्ड को हटा के आपको क्या, एक हाइड्रोजन जोड़, दो हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जुड़ गया हाइड्रोजन, और इधर भी जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है आपकी वुड्स रिएक्शन, है ना। ये आपकी है वुड्स रिएक्शन। तो देखो, वुड्स रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद एल्काइल हाइड। एल्काइल हाइड की रिएक्शन है मेटल के साथ। ये रिएक्शन आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी पढ़ोगे। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है। देखो, ये आपका हो गया एल्काइल हाइड, ये हो गया मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको मिल जाएगा एल्केन, और 2NaX आपका बाहर हो जाएगा। अब देखो, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। कैसे? आप जो आपका एल्काइल हाइड है, आप दो एल्काइल हाइड ले लो, RX ये दोनों सेम एल्काइल हाइड हो गए, और दो सोडियम ले लो, और यहां से मिलके आप 2NaX को बाहर कर दो। तो ये वाला R और ये वाला R यहाँ पे जोड़ दो, और ये 2NaX बाहर हो गया। तो ये तो आपका टोटल जुगाड़ है, ठीक है ना। कैसे आपको ये अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो सॉल्व करना है, बट इसका मैकेनिज्म कैसे है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीकों से इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सकती है। कैसे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से और आयनिक मैकेनिज्म से, इन दोनों मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता है कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो Na की जगह Na+ में रहना पसंद करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाके, ये देखो हाफ फिश एरो है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो X एक गुड लीविंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये बाहर हो जाएगा, और R के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये रेडिकल बन जाएगा। तो R आपका क्या बन जाएगा? R आपका रेडिकल बन जाएगा। ऐसे ही फिर से एक और बार रिएक्शन होगी। ये स्टेप 2 है आपका, ये एक और बार आपका स्टेप 2 रिपीट होगा, और आपको 2 बार रेडिकल मिल जाएंगे। और रेडिकल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो बहुत जल्दी खुद को न्यूट्रल फॉर्म में करना चाहता है, तो डाइमराइज हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आयनिक मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, सोडियम है यहाँ पे, 2Na+ दो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे R- के पास में, तो ये आपका X- बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो X- की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और आपके R के पास दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। X के पास, R के पास में आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखो, और X- बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये देखो, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल R-, और ये हो गया RX, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देखो, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल करेगा यहाँ पे अटैक SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, और आपको एल्केन मिल जाएगा एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म है। हम कौन सा फॉलो करेंगे? हम पर्सनली फॉलो करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो, तो इस रिएक्शन के बारे में पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लें, है ना। जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन द्वारा आप मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है आपको दो रेडिकल जनरेट करने पड़ते हैं, एक ये रेडिकल और एक ये रेडिकल और एक ये रेडिकल। ठीक है ना, दो रेडिकल हो गए, दो रेडिकल हो गए, तो आप मिनिमम जो इससे एल्केन बना पाएंगे,
जो आप इससे मिनिमम एल्केन बना पाएंगे वो कम से कम 2 कार्बन का एल्केन होगा, ठीक है ना। कम से कम 2 कार्बन का एल्केन होगा, तो इससे आप मीथेन को नहीं बना पाएंगे। अब रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स क्या होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा बॉन्ड ये वीक होगा उतनी जल्दी ये वाला रेडिकल बनेगा, आर रेडिकल बनेगा या फिर आर आयन बनेगा, अगर आप आयनिंग मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट आता है कि आपको सोडियम के साथ ड्राई ईथर ही क्यों लेना है, ठीक है। आपको सोडियम के साथ में ड्राई ईथर ही क्यों लेना है, ठीक है ना। मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं ले सकते, आप वेट ईथर क्यों नहीं ले सकते, एक्वस, ठीक है। तो आप समझो यहाँ पे मॉइस्ट ईथर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फिर आपका एल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगा, किसकी जगह पे, एल्कीन की जगह पे। एल्कीन की जगह पे आपका एल्कोहल बन जाएगा। कैसे, आपको पता है कि सोडियम है वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाता है, बहुत ही ज्यादा विग्रस रिएक्शन होती है, आग भी लग जाती है। तो सोडियम मेटल है, तो ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रिएक्ट करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट से, क्योंकि ये बनेगा पॉजिटिव ये बनेगा नेगेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा NaOH बेस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी ये, ठीक है। अब बचा क्या आपका OH माइनस, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो कि हो गया आपका R पॉजिटिव, ये हो गया डेल नेगेटिव, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो OH माइनस करेगा अटैक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ROH बन जाएगा, यानी एल्कोहल आपका प्रोडक्ट में बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ड्राई ईथर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वेट ईथर, यानी मॉइस्ट ईथर की जगह पे हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं इस रिएक्शन के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका CH3Cl in presence of Na ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिया C2H5Br in presence of Na ड्राई ईथर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया यहाँ पे CH3Cl प्लस CH3CH2Cl Na in presence of ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है हमें क्या मैकेनिज्म फॉलो करना है। देखो सबसे पहले हम Cl माइनस को निकाल के क्या बना लेंगे, रेडिकल बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने बना लिया CH3 रेडिकल, हो गया। अभी एक और हम CH3 रेडिकल बना लेंगे, ठीक है। और इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यार ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 ठीक है ना। यानी हमें मिल जाएगा क्या, इथेन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपका C2H5 है, तो 2 रेडिकल बनेंगे C2H5 के, ठीक है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, C2H5
और ये आपका बॉन्ड बन जाएगा C2H5, यानी कार्बन कार्बन रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका एन ब्यूटेन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे आप दो रेडिकल बना लो, एक तो इसका रेडिकल बना लो, एक इसका रेडिकल बना लो, और सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। यानी एक मैंने बनाया CH3 रेडिकल, एक मैंने बनाया C2H5 का रेडिकल। तो देखो अब इसमें क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये हो सकता है ये वाले दो रेडिकल डाइमराइज हो जाएं, तो आपको मिल जाएगा दो कार्बन का प्रोडक्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। सबसे पहले मैं CH3 रेडिकल को हम्म, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ये बन जाएगा। अब अगर मैंने ये वाले दो रेडिकल ले लिए, इथाइल रेडिकल, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, C2H5 और C2H5, ठीक है ना, यानी एन ब्यूटेन बन जाएगा। अगर मैंने ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल ले लिया तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, यानी आपका इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, यहाँ आपके तीन प्रोडक्ट बन गए। यानी इससे आप ये समझ सकते हो कि वुड्स रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए एक सुइटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने लिया मिथाइल, यहाँ पे आपने लिया इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे लिया आपने मिथाइल क्लोराइड, तो देखो दो डिफरेंट एल्काइल हाइड हो गए ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्काइल हाइड नहीं बना सकते हो। देखो सिमेट्रिकल तो ये आराम से बन गई, ये भी सिमेट्रिकल बन गई, बट ये वाला प्रोडक्ट आपको बनाना था, ये आपने सोचा कि इधर लूंगा इथाइल, इधर लूंगा मिथाइल, और आपको मिल जाएगा प्रोपेन, एक कार्बन का ये, दो कार्बन का ये, बट आपको एक्स्ट्रा में इथेन और ब्यूटेन भी मिल गए। तो यानी कि आपने इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकाला कि दिस रिएक्शन इज नॉट suitable for preparation of unsymmetrical alkenes, है ना। आपने ये फाइनल कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो ये वाला मेथड तो एटलीस्ट सुइटेबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात आती है आपको समझ में, क्यों नहीं है, इसका रीजन, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन,
है ना, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक देखेंगे।